हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझते हैं और एक एक क्वेश्चन को वन बाय वन डीपली समझने का प्रयास करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस ठोस को गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन नहीं होगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा, इसके पीछे हम लोग बाद में करेंगे। निम्नलिखित में से किस ठोस को गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन नहीं होगा। तो ऊर्ध्वपातन की घटना होती क्या है? ऊर्ध्वपातन एक ऐसी घटना होती है जिसमें किसी ठोस को गर्म करने पर वो सीधे द्रव अवस्था में ना बदलकर सीधे गैस में बदल जाता है, वो घटना कहलाती है ऊर्ध्वपातन। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वो कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, नैप्थेलीन हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं। इनको गर्म करेंगे तो सीधा ये गैस में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, नैप्थलीन अभी बताया, कपूर ये भी ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, नौसादर अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, NH4Cl, ये भी एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। NaCl सोडियम क्लोराइड, यह एक नमक का फार्मूला है। यह एक आयनिक ठोस होता है जिसको गर्म करने पर ये द्रव अवस्था में बदलता है, ना कि सीधे गैस में बदलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है। अब ये टिंडल प्रभाव होता क्या है, जरा समझने का प्रयास करते हैं। बता दें, टिंडल प्रभाव एक घटना होती है जो कोलाइडी विलयन में पाई जाती है। कौन से विलयन में? कोलाइडी विलयन में। कोलाइडी विलयन को समझ सकते हो कि ऐसे विलयन जिनमें जो विलेप के कण होते हैं या जो कण घुले होते हैं बहुत ही छोटी मात्रा में होते हैं। ये कण 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, उसे कहते हैं कोलाइडी विलयन। अब कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव जैसे बहुत बार देखे होंगे, किसी कमरे में अगर बाहर से रोशनदान से जब प्रकाश आता है तो वायु के छोटे छोटे कण या धूल मिट्टी के छोटे छोटे कण चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं जब प्रकाश की किरण आती है, तो इसे कहते हैं टिंडल प्रभाव। इसको टिंडल नामक वैज्ञानिक ने खोजा था इस घटना को, तभी उन्होंने इस घटना का नाम रखा टिंडल प्रभाव। ये कहलाती है, ये घटना सिर्फ कोलाइडी पदार्थों में या कोलाइडी विलयन में ही होती है। अब ये घटना सिर्फ वायु में नहीं, वायु भी एक कोलाइडी विलयन है, इसको भी ध्यान रखना। अब ये घटना कोलाइडी विलयनों में पाई जाती है, मतलब जो द्रव होते हैं उनमें भी अगर जो कोलाइडी द्रव होंगे उनमें अगर हम लोग प्रकाश की किरण मारेंगे, टार्च मारेंगे, तो उनमें जो कोलाइडी कण होते हैं चमकते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो इसे कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो अभी बताया कोलाइडी विलयनों में ये घटना पाई जाती है। तो कोलाइडी विलयन होते कौन कौन से हैं? बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे कोहरा और वायु और ये जो साबुन का घोल, पेस्ट, जो भी टूथपेस्ट आता है, ये सब कोलाइडी विलयन होते हैं। तो इसमें दूध भी एक कोलाइडी विलयन है और दूध को कोलाइडी विलयन में पायस कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखना। पायस यह एक कोलाइडी विलयन है। कौन सा कोलाइडी? पायस। दूध का जो कोलाइड होता है वो द्रव का द्रव में ही मिश्रण होता है, ये कहलाता है पायस। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूगर्भ में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। इस बहुत बढ़िया क्वेश्चन को याद रखना, भूगर्भ में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। अगर हम बात करें तत्व की, यानी भूगर्भ में कौन सा तत्व, तत्व हैं कितने? कुल 118 तत्व, जिनमें 92 प्राकृतिक हैं और जितने बचते हैं उतने मानव निर्मित हैं। तो 118 तत्वों में अगर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धरती के अंदर तत्व है तो है ऑक्सीजन। कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन, O2, जो कि एक गैस होती है। ये सबसे ज़्यादा धरती के अंदर पाई जाती है, तभी तो धरती के अंदर छोटे छोटे कीड़े, जीव जंतु आसानी से रह पाते हैं। तो इसको ध्यान में रखना। इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूगर्भ में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। भूगर्भ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। अभी हमने पढ़ा जो भूगर्भ में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, यानी 118 तत्वों में सबसे अधिक कौन से तत्व पाया जाता है। अब उन 118 में कुछ धातु भी हैं, कुछ अधातुएं हैं, कुछ गैसें हैं, कुछ उपधातुएं हैं। लेकिन हम सिर्फ अगर धातुओं की बात करें कि धरती के अंदर या भूगर्भ के अंदर सबसे अधिक धातु कौन से पाई जाती है, तो इसका जवाब
याद रखना, एल्यूमिनियम धातु, जो कि इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है, वर्ग पी ब्लॉक का तत्व होता है। ये सबसे ज़्यादा धरती के अंदर पाया जाता है। एक धातु है एल्यूमिनियम के, जो तार बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन भी बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से यौगिक को जल के साथ मिलाने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा? अभी कोलाइडी विलयन बताया कि ऐसे विलयन जिनके कण 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, उन्हें कहते हैं कोलाइडी विलयन। किसको मिलाने से कोलाइडी प्राप्त होगा? तो देखिए, सुक्रोज मतलब चीनी का फार्मूला होता है, इसको शर्करा भी कहते हैं, C12H22O11, ये होता है सुक्रोज। साधारण नमक तो एक ठोस आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक यौगिक है। फिटकरी भी एक कंपाउंड होता है, फिटकरी का भी फार्मूला पता होगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, ये होता है उसका फिटकरी का फार्मूला। तो इनको मिलाने से नहीं, कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है एल्यूमिनियम को मिलाने से। किसको मिलाने से? जल के साथ अगर हम लोग एल्यूमिनियम मिलाते हैं तो ये कहलाता है कोलाइडी विलयन। तो इसमें याद रखना डी सही है, इसको याद रखना, इस क्वेश्चन को याद ही रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक करते हैं? नमक और अमोनियम क्लोराइड, नमक मीन्स NaCl, अमोनियम क्लोराइड मीन्स NH4Cl, और अमोनियम क्लोराइड को हम लोग नौसादर के नाम से भी जानते हैं। और अभी हमने पढ़ा था जो नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड मीन्स नौसादर, आयोडीन, ये होते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ। अगर हम लोग अमोनियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो सीधा गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा। अब मान लो किसी बर्तन में नमक और नौसादर मीन्स NH4Cl मिला के भर दिया गया, मिला दिया गया अच्छे से, उनको पीस करके मिला दिया गया, तो उनको कैसे अलग करोगे? नौसादर कैसे अलग करोगे, या नमक कैसे अलग करोगे? तो सिंपल सी बात है, जो नौसादर होता है वो ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। अगर हम इन दोनों के मिश्रण को गर्म करेंगे नीचे से, तो जो अमोनियम क्लोराइड के कण होंगे वो सीधे उड़ना शुरू कर देंगे, गैस के फॉर्म में उड़ जाएंगे। तो जो उड़ गया यानी NH4Cl उड़ जाएगा, और जो बचेगा NaCl बचा रह जाएगा, मतलब नमक बच जाएगा। तो इस तरह से इनको पृथक कर सकते हो। तो ये विधि कौन सी विधि है? ऊर्ध्वपातित विधि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमरे के ताप पर कितने तत्व गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं? कमरे के ताप को हम लोग समझते हैं, कमरे के ताप को कितना माने? वैसे साइंस की भाषा में याद रखोगे, कमरे का ताप कुछ भी हो सकता है। मान लो अभी जो भी इस टाइम पे टेम्परेचर, वो कमरे का ताप है। गर्मियों में कुछ और कमरे का ताप, सर्दियों में कुछ और कमरे का ताप। लेकिन मानक फॉर्म जो होती है कमरे के ताप की, उसको बोलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। कितना बोलते हैं? कमरे के ताप की जब भी साइंस की बात की जाएगी, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये कहलाता है कमरे का ताप। इसको अगर हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 जोड़ने से ये आ जाता है 298 केल्विन। तो 298 केल्विन कह दो या 25 डिग्री सेल्सियस कह दो, ये कहलाता है कमरे का ताप। तो यानी सामान्य ताप या कमरे के ताप पर कितने तत्व हैं जो गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं? तो इसको याद रखना, कुल मिला के 11 तत्व होते हैं जो गैस के फॉर्म में समान अवस्था में कमरे के ताप में पाए जाते हैं। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहला होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक गैस है, जो गैस है समान ताप पे कमरे के ताप में पाई जाएगी, हाइड्रोजन। अगला हीलियम, अगला नियॉन, अगला आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, एक्सी और रेडॉन, ये समान ताप पे यानी कमरे के ताप पे गैस अवस्था में हो गई। अगला है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये गैसें समान ताप पे कमरे के ताप पे गैसीय अवस्था में ही पाई जाती हैं। यानी इनको हम लोग, ये गैस के फॉर्म में पाई जाती है, इनको द्रवित भी कर सकते हैं, लेकिन कमरे के ताप पर 25 डिग्री पर ये गैस के फॉर्म में ही मिलती हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था, इसको एक क्वेश्चन होता है कमरे के ताप पे कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उसका आंसर है वो
पारा यानी Hg मरकरी जो हमेशा द्रव फॉर्म में पाया जाता है कमरे के ताप पर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर। और इसमें दे रखा कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये भी फैक्ट के रूप में याद रखोगे। ये ब्रोमीन Br2 ये कमरे के ताप पर सदैव द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो कि एक अधातु होती है। वैसे धातुएं द्रव, गैस, ठोस कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो ब्रोमीन है हमेशा द्रव फॉर्म में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबुन का जल में घोल किस श्रेणी में आता है? साबुन का जल में घोल किस श्रेणी में आता है? तो ये क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा। साबुन का जल में घोल एक कोलाइडी विलयन है। कौन सा विलयन? कोलाइडी विलयन। अब कोलाइडी विलयन मीन्स 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के जो बीच में कण होते हैं उन्हें कहते हैं कोलाइडी विलयन। जो कोलाइडी विलयन का जो साबुन होता है, साबुन का मतलब होता है साबुन के जो झाग बनते हैं उसके अंदर गैस भर जाती है द्रव के अंदर, तो ये कोलाइडी विलयन होता है जिसमें गैस के कण भरे होते हैं द्रव के अंदर, तभी गैस के कण भरते चले जाते हैं और वो कोलाइडी जो बुलबुले होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, तो ये कोलाइडी विलयन है। इसमें और भी टर्म दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है वास्तविक विलयन। तो वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन, इनको एक साथ समझते हैं। वास्तविक विलयन वो विलयन होते हैं जिनमें जो कण होते हैं उनका आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, उन्हें कहते हैं वास्तविक विलयन। कोलाइडी विलयन, इनमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, और निलंबन के कण 1000 नैनोमीटर से भी जो ऊपर के कण होते हैं जिस प्रकार के विलयन में, उन्हें कहते हैं निलंबन। तो यहाँ पर याद रखना, जो साबुन का घोल होता है जल में वो होता है कोलाइडी विलयन। क्या होता है? कोलाइडी विलयन। अगला है पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें निम्न धातु मिलाई जाती है। तो इसको याद रखना, इसका पीतल तो मिश्र धातु है ना। पीतल सिंपल फॉर्म में या सिंपल अवस्था में, जैसे लोहा धरती से निकाला जाता है उस तरह पीतल नहीं निकाला जाता, पीतल को बनाना पड़ता है 2 चीज़ों को मिलाकर। पीतल कौन कौन सी चीज़ों से बनता है? कापर और जिंक, तांबा और जिंक मीन्स जस्ता, इनको मिलने से पीतल बनता है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। अगला इसमें दे रखा ऑप्शन जिंक और वो एसन मीन्स टिन, तो जिंक और एसन से नहीं बनता, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें कापर और टिन दे रखा है, इसमें कापर और आयरन दे रखा, तो ये ऑप्शन नंबर गलत सारे, पहला सही है, कापर और जिंक से मिलकर बनता है पीतल। इसको याद रखेंगे। इसको एक वैसे ट्रिक से याद भी कर सकते हो, जैसे सुन लेते हैं। पीतल मीन्स कोई मान लो पीतल का बर्तन है, तो उसमें कुछ बहुत दिन से रखा होगा, पानी से भरा या बहुत दिन से रखा, तो उसमें क्या बन जाएगी? कुछ ना कुछ उसके अंदर काला काला या काई पड़ गई मान लो, तो काई को हम लोग समझते हैं कांजी पड़ गई। क्या पड़ गई? पीतल के बर्तन में कांजी जम गई। क्या जम गई? कांजी। तो देखो कांजी मीन्स पीतल के बर्तन में क्या जम गई? कांजी। क्या जम गई? कांजी जम गई। तो का से कापर, का से कापर, जी से जिंक, तो पीतल के बर्तन में कांजी जम गई। यानी याद रखोगे पीतल धातु कैसे बनता है? कापर और जिंक से बनता है। इस तरह से इसको याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखें। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? यानी अभी तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? तो इसको याद रखना, आवर्त सारणी में कुल जितने तत्व हैं उन्हीं की संख्या की बात करना है। 118 तत्व, यानी 118 तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है सभी वैज्ञानिकों को आज तक। अगला क्वेश्चन देखें। तत्वों की परिभाषा को प्रयोगों द्वारा किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तत्वों की परिभाषा को किस प्रयोगों के द्वारा किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो इसका याद रखना है लैवासिए, एंटोनियो लॉरेंट लैवासिए, और लैवासिए को रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और इसमें जो ऑप्शन नंबर बी दिया है रॉबर्ट बॉयल, इन्होंने तत्व शब्द है इसका पहली बार प्रयोग किया था, इसको भी फैक्ट के रूप में याद रखना। और ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है एडिसन, तो एडिसन से तो सब लोग परिचित हो। एडिसन ने बल्ब की खोज की थी भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। जेम्स जूल भी भौतिक विज्ञान से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है दूध से क्रीम पृथक करने वाली विधि का चयन कीजिए। तो दूध से क्रीम को अलग करने के लिए सभी लोग देखे होंगे घरों में जो दूध से क्रीम निकाली जाती है या दही से जो
दही से जो मलाई निकाली जाती है वो एक मथानी होती है। मथानी को घुमाते जाते हैं और घुमाने से उसमें जो मलाई होती बाहर आ जाती है। इसको बोलते हैं अपकेंद्रण विधि। केंद्र में एक, सेंटर में एक घूमने वाली चीज़ लगी होती है, वही घूम घूम के सारी मलाई को अलग कर देती है। तो ये विधि होती है अपकेंद्रण विधि। इसी विधि के द्वारा, जो अपकेंद्रण विधि है, इसी विधि के द्वारा जो हमारे घरों में वॉशिंग मशीन होती है वो भी अपकेंद्रण विधि से ही कार्य करती है। उसमें भी बीच में एक वलयाकार या गोल गोल घूमने वाली मशीन लगी होती है, वही घूमती रहती है और उसमें जो कपड़े होते हैं, कपड़े घूम के मशीन की दीवारों से टकरा के, जैसे मथानी से टकराते रहते हैं, उसी तरह बार बार टकरा के कपड़े साफ होते रहते हैं। तो वो भी अपकेंद्रण विधि पर जो वॉशिंग मशीन है और ये दूध से क्रीम निकालने की विधि, दोनों एक ही सिद्धांत पे काम करती हैं, अपकेंद्रण सिद्धांत पे। तो इसको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी सही हो। छानन विधि तो होगी नहीं, छानन भी सब लोग समझते होंगे, छानना किसी चीज़ को। एक विधि है आसवन विधि, इसको समझते हैं क्या होती है। आसवन विधि के द्वारा हम लोग दो घुलनशील ऐसे द्रवों को अलग करते हैं। जैसे मान लो कोई द्रव है आपस में घुल मिल जाते हों, उनको अलग कैसे करेंगे। जैसे एसीटोन और जल, एसीटोन और जल को मिला दोगे तो बिल्कुल मिल जाएगा, तो इनको आसवन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। या फिर एल्कोहल और जल, इनको आसवन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। आसवन विधि होती है कि ऐसे दो द्रव जिनका क्वथनांक 25 डिग्री से कम टेम्परेचर हो, उनको हम लोग आसवन विधि के द्वारा अलग करते हैं। आसवन विधि होती क्या है समझते हैं ज़रा। इस विधि में दोनों द्रवों को भर दिया जाता है एक ही बर्तन में, अब नीचे से गर्म किया जाता है, तो जो जल्दी उड़ जाएगा, मतलब जिसका क्वथनांक कम होता है वो जल्दी उड़ गया, और जिसका क्वथनांक ज़्यादा होता है वो देर तक उड़ता है। तो कम क्वथनांक तक ही हम लोग गर्म करते हैं, जिसका क्वथनांक कम था वो जल्दी से उड़ गया, जो बचेगा वही बचेगा, दूसरा बच जाएगा। तो ये होती है आसवन विधि। इसमें से हम दो द्रवों को अलग करते हैं। एक होती है प्रभाजी आसवन विधि। तो प्रभाजी आसवन के द्वारा हम लोग ऐसे दो घुलनशील द्रवों को अलग करते हैं जिनका क्वथनांक 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। जैसे जो पेट्रोलियम आता है, कच्चा तेल आता है, विदेशों से कच्चा तेल आता है, अपने देश में उसको रिफाइन किया जाता है। मिट्टी का तेल अलग, डीजल अलग, पेट्रोल अलग। तो इस विधि को बोलते हैं, ये अलग करने वाली विधि है प्रभाजी आसवन विधि। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि दो द्रवों के मिश्रण में क्वथनांक का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से कम है तो उन्हें पृथक करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो अभी बताया था कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम अंतर है तो हम लोग किस विधि का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। जैसे पेट्रोलियम से पृथक्करण करना, उसकी केरोसिन, मिट्टी का तेल, डीजल आदि का पृथक्करण। अगला क्वेश्चन देखें। स्याही में विद्यमान अवयवों को पृथक करने की विधि का क्या नाम है। तो स्याही मीन्स इंक में जो छोटे छोटे कण होते होंगे या उसका जो रंग होता है, एक ही इंक में 2-3 रंगों की अगर इंक बनी है तो उनमें रंगों को कैसे अलग करना है या उन कणों को कैसे अलग करना है, इस विधि को बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी। क्या बोलते हैं? क्रोमैटोग्राफी विधि। तो इस विधि को याद रखना, क्रोमैटोग्राफी। इस विधि के और भी एग्जाम्पल जैसे फूलों की पत्तियों, पंखुड़ियों से उसके फूल के रस को अलग करना और उसका रंग अलग करना, उसकी खुशबू अलग करना, तो ये सारी विधियां होती हैं क्रोमैटोग्राफी के अंतर्गत। अगला देखते हैं क्वेश्चन। वे कौन से दो तत्व हैं जो हथेली में रखने से ही द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। वे कौन से दो तत्व हैं जो हथेली में रखने से ही द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था, वो कौन सी धातु है जो हमेशा द्रव फॉर्म में पाई जाती है। तो उसका आंसर क्या था? उसका आंसर था मरकरी यानी पारा, Hg। इसको हम लोग हमेशा द्रव फॉर्म में ही पाएंगे, एक धातु होती है। लेकिन दो धातुएं और भी हैं जो हमेशा द्रव फॉर्म में नहीं पाएंगे, लेकिन जब ही उनको शरीर का टेम्परेचर मिल जाए, यानी हथेली में रखेंगे तो हथेली में रखते ही शरीर के तापमान से ही पिघल जाती हैं। उनका नाम याद रखना, गैलियम और सीजियम। क्या याद रखोगे? गैलियम मतलब Ga, सीजियम मतलब Cs। ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो ये दो धातुएं ऐसी हैं जो हमेशा नहीं, जब हथेली में रखेंगे या शरीर में टच कराएंगे तो पिघलना शुरू हो जाएंगी शरीर के तापमान से। तो ऑप्शन नंबर बी सही है।
निकिल क्या होता है, निकिल एनाई होता है, पता होगा। कोबाल्ट CO होता है, सब धातु हैं डी ब्लॉक की। मैग्नीशियम S ब्लॉक का होता है, इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। कैल्शियम, कैल्शियम भी Ca होता है, ये भी क्षारीय मृदा धातु है। अगला जिंक, जिंक Zn होता है, जिंक Zn होता है, ये भी डी ब्लॉक का तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। एक दे रखा है इसी में कापर, कापर 29 होता है, कापर Cu, इसको Cu पढ़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है। अभी हमने पढ़ा था कि कुल कितने तत्वों की खोज हो चुकी है, तो 118 तत्वों की खोज हुई है, लेकिन प्रकृति में कितने तत्व पाए जाते हैं। तो क्या 118 तत्व बाहर से आए? बाहर से नहीं आए, हमने प्रकृति के तत्वों को मिलाकर 118 तत्व बना लिए हैं। यानी प्राकृतिक तत्वों की संख्या तो 22 है, वो 22 कह रहे हैं, 92 है। प्राकृतिक तत्वों की संख्या 92 पाए जाते हैं। प्राकृतिक तत्व उनमें से जितने बचते हैं वो सब मानव निर्मित तत्व हैं, कृत्रिम तत्व हैं। तो प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है? 92 है। इसको भी फैक्ट के तरीके याद रखोगे। 92 तत्व हमारे प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी जो जितने तत्व बचे हैं वे तत्व कृत्रिम विधियों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वास्तविक विलयन में उपस्थित विलय के कणों का व्यास कितना होता है। अभी बताया था वास्तविक विलयन होते क्या हैं, जिनका आकार 1 नैनोमीटर से, जिनमें कणों का आकार, ऐसे विलयन जिनमें विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है उन्हें कहते हैं वास्तविक विलयन। ऐसे विलयन जिनमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है उन्हें कहते हैं कोलाइडी विलयन। और ऐसे विलयन जिनमें कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से भी ऊपर होता है, बड़ा होता है, उन्हें कहते हैं निलंबन के कण या निलंबन। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रखा है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से छोटे। सारे क्वेश्चन के जो आंसर ऑप्शन दे रखे हैं इसमें सेंटीमीटर में दे रखे हैं। तो हम लोगों ने तो नैनोमीटर में पढ़ा, तो एक उसको चेंज करते हैं। देखो सबको पता होगा 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। लेकिन मीटर में हमने बताया, तो इसको चेंज कर लेते हैं 10⁻⁹ को। अगर हम लोग 100 से गुणा कर देंगे, यानी 10⁻² से कर देंगे तो बन जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 10 की पावर कितना बचेगा? -9 से 2 गया तो -7। 10⁻⁷ सेंटीमीटर होते हैं कोलाइडी कणों के, वो वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं 10⁻⁷ सेंटीमीटर से छोटे होने चाहिए, यानी 1 नैनोमीटर से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 नैनोमीटर से छोटे, या कह दें 10⁻⁷ सेंटीमीटर से छोटे। तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, टिंक्चर आयोडीन में एल्कोहल क्या है। टिंक्चर आयोडीन में एल्कोहल क्या है। हम लोग समझते हैं टिंक्चर आयोडीन होता क्या है। टिंक्चर आयोडीन का मतलब होता है एक विलयन। अब विलयन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है विलेय, एक होते हैं विलायक। विलेय किसे कहेंगे? जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है उसे कहते हैं विलेय, जिसकी मात्रा विलयन में ज़्यादा होती है उसे कहते हैं विलायक। तो जो टिंक्चर आयोडीन होता है उसमें टिंक्चर आयोडीन में विलेय यानी जो कम मात्रा में होता है उसे कहते हैं, वो होता है आयोडीन। जैसे हम बात करें जल और नमक, जल और शक्कर या चीनी का मिश्रण, तो उसमें चीनी क्या है? विलेय, जल क्या है? विलायक। चीनी कम मात्रा में होती है, जल ज़्यादा होता है, तो विलेय और विलायक होते हैं। नमक और चीनी को, नमक और उसको मिला दें जल को, तो नमक विलेय होगा और विलायक होगा जल। उसी प्रकार जो टिंक्चर आयोडीन होता है उसमें आयोडीन होता है विलेय और विलायक होता है एल्कोहल। क्या होते हैं? एल्कोहल, ROH होते हैं एल्कोहल। एल्कोहल कई प्रकार के होते हैं, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। तो यानी याद रखोगे कि टिंक्चर आयोडीन में कम मात्रा में होता है आयोडीन, ज़्यादा मात्रा में होता है एल्कोहल। आयोडीन घुला होता है एल्कोहल में, तो एल्कोहल हो गया विलायक, आयोडीन हो गया विलेय। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, वायु किस श्रेणी में आता है। वायु किस श्रेणी में आता है? तो वायु तो याद देखो, तत्व पहला ऑप्शन दिया रखा। तत्व क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। तो वायु तो कोई तत्व नहीं, वायु का मतलब होता है कई चीज़ों का मिश्रण, कई चीज़ों, जैसे गैसें, जैसे हीलियम, ऑक्सीजन, नियॉन, फास्फोर, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्रिप्टन, जिनॉन, ये सभी गैसों का मिला देने से वायु बनती है। वायु का मतलब सभी गैसें होंगी वायु में। तो ये वायु तो एक मिश्रण है, यौगिक तो है नहीं।
अब ये मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें जो भी चीज़ें हैं उसमें जो घटक हैं वो समान मात्रा में प्रत्येक जगह हों। अब विसमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें जिन चीज़ों से विसमांगी मिश्रण बना है उसमें जो घटक होंगे समान मात्रा में नहीं होंगे, कहीं कम कहीं ज़्यादा। जैसे हम बात करें चीनी को जब नमक में घोल देते हैं तो ये भी एक समांगी मिश्रण है, और चीनी को जल में घोलेंगे तो ये भी एक समांगी मिश्रण है। अब इसमें जब चीनी घुल जाएगी तो चीनी को चाहे ऊपर से टेस्ट करो चाहे नीचे से टेस्ट करो, कहीं से भी टेस्ट करो, उसका स्वाद उसका मिठास समान मात्रा में होगी, यानी चीनी प्रत्येक जगह जल में समान मात्रा में ही घुल चुकी है, तो ये कहलाता है समांगी मिश्रण। और विसमांगी जैसे नमक चीनी में हम लोग वो जल में हम लोग मिट्टी डाल दें, धूल डाल दें या आटा डाल दें तो आटा नीचे बैठ जाएगा या कण कण नीचे बैठ जाएंगे, पानी ऊपर रहेगा, कुछ ऊपर रहेंगे कुछ नीचे रहेंगे, लेकिन नीचे ज़्यादा हो जाएंगे, बैठ जाएंगे ज़्यादा, तो यह है विसमांगी मिश्रण। इसी प्रकार जो वायु होती है, वायु में सभी गैसें होती हैं, खासकर नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है, और भी गैसें जैसे 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सारी गैसें होती हैं। लेकिन ये सभी गैसें वायु में हर जगह विद्यमान होती हैं, इनकी मात्रा लगभग वायु में हर जगह बराबर ही होती है, तो ये एक समांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है? समांगी। और एक बात भी याद रखना, वायु को हम लोग विलयन भी बोलते हैं, वायु एक विलयन भी है, इस फैक्टर को भी ध्यान में रखना, जिसमें विलय क्या होता है, सभी गैसें होती हैं, और विलायक क्या होता है, नाइट्रोजन गैस, क्योंकि वायु में सबसे कम मात्रा में सबसे अधिक मात्रा में तो नाइट्रोजन ही पाई जाती है, तो इस बात को ध्यान रखना, वायु एक समांगी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन समांगी पदार्थ क्या होते हैं? अभी बताया समांगी पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनमें जो दो पदार्थों से मिलकर बना है उनके घटक प्रत्येक जगह समान है, उसे कहते हैं समांगी पदार्थ। धुआं समांगी पदार्थ नहीं है। दूध एक कोलाइडी विलयन, धुआं भी एक कोलाइडी विलयन है, इसको भी ध्यान रखना। जो धुआं होता है वायु के अंदर घुसा होता है, धुएं के जो कण होते हैं, कार्बन के जो कण होते हैं वायु के अंदर घुसे होते हैं, और जब धुआं उड़ता है तो प्रत्येक जगह समान नहीं रहता, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो ये समांगी मिश्रण नहीं है। दूध को भी अगर हम लोग रख देंगे 1-2 दिन के लिए तो नीचे उसमें वो बैठ जाता है, यानी उसके जो कण थे, कोलाइडी कण थे, वो नीचे बैठ गए, तो ये भी समांगी नहीं है। बारूद जो बनती है उसमें हर जगह हर चीज़ की मात्रा समान नहीं रहती, तो यहाँ पे समांगी पदार्थ कौन सा है? आसुत जल। आसुत जल माने शुद्ध जल। आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है, इस फैक्ट को भी याद रखना, आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है, तो यह एक समांगी पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में धातु कौन सा है? धातु कौन सा है? धातु में मतलब विद्युत की सुचालक होनी चाहिए, कठोरता होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, उनमें एक प्रकार की विशेष प्रकार की चमक होनी चाहिए, ये सब गुण है तो वो धातु है। लेकिन याद रखना इसका अपवाद भी था, पारा, और जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं। मरकरी एक ऐसी धातु है जो द्रव फॉर्म में पाई जाती है, और सभी धातु में ठोस फॉर्म में पाई जाती है, मजबूत होती हैं। एक और था जो गैलियम और सीजियम है, ये ऐसी धातु में है जो द्रव फॉर्म में तब हो जाती हैं, यानी पिघल जाती हैं अगर हम लोग इनको हथेली में ही रख दें। तो देखते हैं इसका ऑप्शन, फास्फोरस एक अधातु है, पी होता है, परमाणु क्रमांक 13, वर्ग 13 का तत्व है आवर्त सारणी में। अगला है गंधक मीन सल्फर, ये भी परमाणु इसका सल्फर होता है, परमाणु क्रमांक 16, ये भी पी ब्लॉक का तत्व होता है सल्फर, ऑक्सीजन परिवार का है, वर्ग 16 का तत्व। पारा ये मरकरी Hg, तीसरा ऑप्शन सही है। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और एक ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है ब्रोमीन Br2। कार्बन एक अधातु है, कार्बन के अपरूप 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। कार्बन का अपरूप हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और बकमिंस्टर फुलेन, ये 3 मुख्यतः कार्बन के अपरूप होते हैं। बाकी कार्बन के अपरूप बहुत सारे होते हैं, कोयला हो गया, धुआं हो गया, पेट्रोल डीजल, ये सारे कार्बन के अपरूप ही होते हैं। केरोसिन हो गया, जो घरों में गैस यूज होती है, खाना बनाने वाली सिलेंडर में जो गैस आती है एलपीजी, तो वो भी कार्बन से ही मिलकर बनी होती है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चनों को देखा और समझा। इन क्वेश्चंस को समझने का सबने प्रयास किया होगा, आई होप।
और इसके साथ वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही डेली वीडियोस देखने के लिए रोज़ चैनल को आइए और देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।